नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश की शुरुआत करनी हो, लक्ष्य के हिसाब से आपको निवेश आगे बढ़ाना हो, वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे कोई भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल हो, एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत ही नियमित तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एसआईपी करना ही काफी है? मतलब ये कि आप मानिए 5,000 रुपए की एसआईपी हर महीना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि उस एसआईपी को आप बढ़ाते भी हैं कि नहीं बढ़ाते? अपनी आय के हिसाब से, समय के हिसाब से, अपने बदलते गोल के हिसाब से एसआईपी को बढ़ाना भी ज़रूरी है, जिससे आपका मुनाफा भी बढ़े। तो एसआईपी की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं, वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे निवेश में एसआईपी के क्या हैं फायदे, एसआईपी से कैसे मिलता है कंपाउंडिंग का फायदा, कितने फंड में करें एसआईपी, साथ ही समझेंगे 20 साल में 1 करोड़ के लिए कितनी एसआईपी है जरूरी। हेमंत जी, ये तो हमें मालूम है कि एसआईपी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने निवेश को बढ़ाने का और साथ ही मुनाफा कमाने का। ये जो हम कमाल की एसआईपी की बात कर रहे हैं, ज़रा सबसे पहले उसकी कुछ खासियत के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं कि हमें निवेश की शुरुआत करनी है तो उसका सही तरीका क्या हो। तो एसआईपी क्यों है निवेश की शुरुआत का एक बेहतरीन तरीका? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफी इन्वेस्टर जो नए हैं या जो समझना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा ये आता है कि सब लोग एसआईपी की जब बात करते हैं तो ये एसआईपी एग्जैक्टली है क्या। देखिए, एसआईपी की जब हम बात करते हैं कि ये बहुत ही डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। वो डिसिप्लिन कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि आप कमिट करते हैं कि हर महीने, मान लीजिए, आप एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी एक प्री डिसाइडेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर। अब इसके दो तरह के फायदे हैं, ये क्यों इतना इफेक्टिव है। देखिए, एक तरफ जब आप कमिट करते हो कि हर महीने आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा भी होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? आपको सेव करना पड़ेगा, और ये हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टर बनने के लिए पहले आपको एक सेवर होना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि हम रेगुलरली सेव कैसे करें। तो जब आप कमिट करते हो हर महीने एक पैसा इन्वेस्ट करना, तो आपको मालूम है कि इतना पैसा मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो अपनी सैलरी में से या जो भी आपकी हर महीने की इनकम है, वहां से वो पैसा निकाल के आप अलग से रखते हैं, उसको आप टच नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ी जीत है आपकी, क्योंकि ज्यादातर हम क्या देखते हैं इन्वेस्टर्स को, वो पहले खर्चा करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपका इसलिए इन्वेस्टमेंट होता नहीं। तो सेविंग की तरफ एक बहुत ही बड़ा डिसिप्लिन आता है। इन्वेस्टमेंट की तरफ स्पेशली अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो इक्विटी फंड में, तो एक चीज क्या हमें हमेशा डराती है, वो है मार्केट की वॉलेटिलिटी। ये जानते हुए कि मार्केट का पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कहीं ज्यादा है, फिर भी हमें डर लगता है वॉलेटिलिटी से। हमें समझ में नहीं आता कि कब इन्वेस्ट करें, कब बाहर निकलें। जब आप कमिट करते हो एसआईपी के द्वारा, तो आपको पता है कि आपका फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट एक हर महीने जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे, आप मार्केट से डर नहीं रहे हो, आपको एवरेजिंग का फायदा हो। तो एक तरफ आप एक डिसिप्लिन सेवर बनते हैं, एक तरफ आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हैं। दोनों का रिजल्ट ये होता है कि छोटी-छोटी रकम से ओवर ए लॉन्गर पीरियड अगर आप डिसिप्लिन बने रहें, तो एक बड़ी रकम आप जुटा सकते हैं। मुझे लगता है यही एक एसआईपी का मैजिक है। बिल्कुल, मतलब आपके निवेश से आपके कमिटमेंट का एक बेहतरीन तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको एसआईपी कहते हैं। अब एसआईपी के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें समझना और जानना ज़रूरी है। जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला हेमंत जी, कि निवेशक काफ़ी खुश हो जाते हैं और शायद काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, चलिए हमने एसआईपी शुरू कर दी, और उसके बाद एसआईपी कर ली और शायद भूल भी जाते हैं। भूलना मतलब ये कि निश्चित हो जाते हैं कि चलिए एसआईपी तो हर महीने जा ही रही है और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। मतलब एसआईपी शुरू करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है।
आपको उस एसआईपी को बढ़ाना भी है, संजोना भी है, उसको सही जगह लगाना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसलिए अब मैं स्ट्रैटेजी की तरफ आती हूँ। जो एसआईपी की एक सही स्ट्रैटेजी है करने की, वो किन किन पैमानों पर आधारित होनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आई थिंक स्वाति बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। हमने बात तो की कि एसआईपी के फायदे क्या और एसआईपी है क्या, किस तरीके से वो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर डिसिप्लिन लाती है। लेकिन एक इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी होने के बावजूद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो भी एक डिसिप्लिन हो। अगर आप उसमें रेंडमली इन्वेस्ट करें, मान लीजिए कभी आपको लगता है कि चलिए 5,000 की एसआईपी करें जैसे आपने कहा, और फिर कभी लगता है कि चलिए अभी 8,000 बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, या कभी इस फंड में कभी डालें, कभी उस फंड में डालें, या कभी कभी लगता है कि चलिए ये इतने समय के लिए डालें, 1 साल के लिए डालें या 5 साल के लिए डालें। जब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा, तो इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी होने के बावजूद वो आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी डिसिप्लिन होना जरूरी है। दूसरी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना अगर आप चाहते हो कि इतनी अच्छी स्ट्रेटजी का आपको पूरा फायदा हो। एक ये कि जैसे हम कहते हैं हमेशा शुरुआत जो है वो आपकी एसेट एलोकेशन से हो, तो एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, सही तरह के फंड हो, जिन एसेट क्लासेस को आप चुनते हैं उसका सही फायदा किन फंड से मिलेगा वो चुने। और एक इंपॉर्टेंट चीज जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा तो नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करके बैठ गए और उसके बाद आपने कुछ किया नहीं, हालांकि हर साल आपकी इनकम बढ़ रही है, फिर भी आपने अपने एसआईपी को बढ़ाया नहीं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा, कभी कभी हमने देखा है कि पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, बहुत सारे फंड हो जाते हैं। पांचवा, ये कि आपने अपने जो परफॉर्मेंस है फंड्स की उसको मॉनिटर नहीं किया। कभी कभी हमें लगता है क्योंकि मैं एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि इक्विटी फंड्स है परफॉर्मेंस तो होगी, इसलिए मुझे मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मॉनिटरिंग भी करनी है, आपको ये भी देखना है कि आपके फंड्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं, ये जो हम बोलते हैं सो कॉल्ड पिटफॉल्स, आप ये ध्यान रखिए कि ये जो पिटफॉल्स हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के आड़े ना। बिल्कुल। तो सही स्ट्रैटेजी के लिए जैसा हेमंत जी बता रहे हैं कि एसेट एलोकेशन तो होना ज़रूरी है, लक्ष्य आपको सेट करना है, कितने अवधि के लिए निवेश करना है, निवेश की रकम फिर उसी हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप अपने अमाउंट को बढ़ाएंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी जो है, एक तो इन्फ्लेशन काउंट करना, हेमंत जी, ये कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, या तो ध्यान ही नहीं रहता है कि अगर मैं आज से 20 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रही हूँ, तो आज की तारीख में अगर 20 लाख रुपए मानिए लगते होंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो आज से 20 साल के बाद तो 20 लाख रुपए नहीं लगेंगे। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहती हूँ कि एक तो इन्फ्लेशन का महत्व जब हम एसआईपी करते हैं, दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो एक मैजिक है जब हम जल्दी निवेश की शुरुआत करते हैं, वो किस तरीके से होता है, और हम अगर थोड़ा सा भी देरी करें अपने निवेश की शुरुआत में, तो हमारा जो फाइनल रकम हमें जो इकट्ठी करनी है उसमें कितना फर्क पड़ सकता है। एक अगर आप एग्जाम्पल के जरिए बता पाएं। आई थिंक तीनों जो एस्पेक्ट आपने बताया वो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर सो जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो। तो जैसे आपने इन्फ्लेशन की बात की, देखिए इन्फ्लेशन जो है मुझे लगता है सबसे बड़ा थ्रेट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। दो चीजें करनी जरूरी है यहाँ पे। देखिए, एक तो आपका प्रोसेस क्या हो, जैसे मैंने बात की एसेट एलोकेशन की, तो आप एसेट एलोकेशन डिसाइड कैसे करेंगे? आप अपने गोल्स बनाएंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, मीडियम टर्म गोल्स होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। हर एक गोल को आप टाइम होराइजन देंगे और फिर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आपका एसेट एलोकेशन ऐसा नहीं है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो पैसा बढ़ेगा वो इन्फ्लेशन की दर से कम बढ़ेगा। इसका मतलब पर्पस बढ़ने के बावजूद आप देखेंगे कि आपके पास शॉर्टफॉल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये कि जब आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाएं, तो ऐसी एसेट क्लास जैसे इक्विटी है या इक्विटी ओरिएंटेड और दूसरे जो ऑप्शंस हैं उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी रियल ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, ग्रॉस रिटर्न माइनस टैक्सेस माइनस इन्फ्लेशन, वो प्लस होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो जैसा मैंने पहले कहा, आपके सिर्फ जो वैल्यू है वो नंबर्स में बढ़ेगी, एक्चुअल में उसकी जो रियल वैल्यू नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन की जब हम बात करते हैं या कोई भी गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, हमारा इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट का गोल हो, वहां पे अगर आपने इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या है
कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, जैसे आपने बच्चों के एजुकेशन की बात की, अगर मान लीजिए आज की डेट में बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन अगर 25 लाख रुपए लगते हैं, हालांकि इससे कहीं ज्यादा लगते हैं आजकल, बट हम एग्जाम्पल समझते हैं कि 25 लाख अगर लगते हैं और एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो 10% होता है, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है, तो यही 25 लाख 10 साल के बाद आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होगी 65 लाख। 15 साल के बाद वो जरूरत होगी करीब करीब 1 करोड़, और 20 साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी 1.68 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने गोल बनाने में, गोल सेट करने में इन्फ्लेशन को अगर काउंट नहीं किया, तो आप बचाएंगे 25 लाख के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट होगी 20 साल के बाद 1.68 करोड़, तो बहुत बड़ा गैप होगा दोनों तरफ। जब आप टारगेट सेट करें तब इन्फ्लेशन को ध्यान रखना है ताकि आप सही टारगेट बनाएं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने तब भी ये ध्यान रखिए कि आप इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट कर सकें। अब दूसरी बात आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितना जल्दी शुरुआत करें उसका फायदा क्या है। देखिए, इसी एग्जांपल को हम समझते हैं अभी। तो मान लीजिए जैसे हमने बात की कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 10 साल के बाद 65 लाख है, तो अगर आप एक इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं और आपकी रिटर्न मान लीजिए 12% है, तो करीब करीब आपको 28,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। 15 साल के बाद जो हमने टारगेट रखा, कि लंबा समय दिया आपने, आपकी रिक्वायरमेंट 21,000 होगी, और 15-20 साल के बाद अगर आप देखें तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 17,000 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टारगेट कहीं बड़ा है, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बहुत कम कर रहे हो पहले से। इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने लंबा समय दिया, और वहीं पे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की आपने बात की, वो एक बेनिफिट देता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाते हैं, मतलब जितना लंबा समय दें, यानी जितना जल्दी शुरुआत करें वो, दूसरा सही एसेट एलोकेशन चुनें और अपने टाइम होराइजन से कमिटेड रहें, तो आप देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, कि कितने से बड़ा भी अगर टारगेट आपको अचीव करना हो, वो आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही एसेट एलोकेशन चुने और अपने डिसिप्लिन को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना के रखें। तो आपका पैसा ही आपको पैसा बना के दे रहा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ही सीधा अर्थ ये है, और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के जरिए हेमंत जी ने बताया भी कि 10 साल, 15 साल और 20 साल में, मतलब 5-5 साल से अगर आप डिले भी करते हैं अपने निवेश को, मतलब आपका अगर जो गोल है वो जितना आपका दूर गोल होगा और जितना आप जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। ये हमने एक बच्चे के एजुकेशन के एग्जाम्पल से समझा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात ये है हेमंत जी, वो ये भी है कि हमने जब एसआईपी करने की अब ठान ली है, हमने अपने लिए एक लक्ष्य चुन लिया है, हमें मालूम है कि हमें कितने होराइजन, मतलब कितनी अवधि के लिए निवेश करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है फंड चूज करना। अब फंड में भी ये हो जाता है कि कैसे फंड में निवेश करना है अपने गोल को डिसाइड करने में, और सिर्फ क्योंकि एसआईपी करनी है, कई बार निवेशक कहीं पर भी निवेश कर देते हैं। तो एसआईपी के लिए फंड का सही सिलेक्शन कैसे किया जाए, ये बताइए। आई थिंक अगेन, अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी से सही पोटेंशियल मिले, तो फंड चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा, आपकी शुरुआत होनी चाहिए वो एसेट एलोकेशन से। और हम गलती क्या करते हैं एज एन इन्वेस्टर, हम सीधे सीधे फंड के ऊपर चले जाते हैं। हमारा ध्यान होता है कि कौन सा ऐसा फंड है जो हमें बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो उसमें क्या होता है, आप मार्केट मूड के हिसाब से जाते हैं। अगर इक्विटी अच्छा कर रहा है तो आप इक्विटी में जाएंगे, डेट अच्छा कर रहा है तो डेट में जाएंगे। वो बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले जैसा मैंने आपको कहा, गोल डिफाइन करके, टाइम होराइजन डिफाइन करके आपको अपना एसेट एलोकेशन बनाना है। और एक बार आपने ये डिसाइड किया कि किस तरह का एसेट मिक्स आपके पोर्टफोलियो में होगा, यानी कितना पैसा हाइब्रिड में जाएगा, कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना पैसा डेट में जाएगा, और जिसमें टाइम होराइजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बाद फिर आपको फंड चुनने हैं। तो अगर मान लीजिए हम सोचें कि अगर कोई एक ऐसा इन्वेस्टर है जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसा हमने पहले भी कहा कि उनको इक्विटी फंड में जाना होगा। अब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो आपको डर लगता है कि सीधे इक्विटी में जाएं कि नहीं जाएं, और वहीं पे एसआईपी आपको बहुत फायदा देता है, क्योंकि आपको, जैसा मैंने पहले कहा, कि एवरेजिंग का फायदा होता है। अब किस तरह के फंड हो, और जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि तीनों सेगमेंट है मार्केट के अंदर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उन तीनों का हमें फायदा मिले। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरुआत में अगर आप स्मॉल कैप से थोड़ा दूर है तो बेहतर है। तो दो तरह की कैटेगरीज से आप शुरुआत कर सकते हैं नए इन्वेस्टर हैं तो। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, उनमें भी वो फंड जहाँ पे थोड़ा सा बायस जो है, यानी थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में ज्यादा। और दूसरी कैटेगरी में चाहूंगा कि आप लार्ज एंड मिड कैप, उन दो कैटेगरी से आप, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से शुरुआत कीजिए। दूसरा, अगर आप हाइब्रिड फंड में जाते हैं, मान लीजिए आपका टाइम होराइजन 7-8 साल है, 5 साल है, आप चाहते हैं कि हाइब्रिड में जाए, तो वहां पे 3 तरह के ऑप्शन है, इक्विटी सेविंग, बैलेंस एडवांटेज और इक्विटी हाइब्रिड। ये तीनों में इक्विटी एलोकेशन अलग अलग है।
डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क प्रोफाइल या किस तरह का आपके पास टाइम है, इन तीनों कैटेगरी के फंड से आप चुन सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम जैसे पहले भी कहा कि कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो फंड्स हैं, वो उनके ऊपर जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैटेगरी का फंड काफ़ी अच्छे हैं करंट सिचुएशन में। तो आई थिंक इस तरह के फंड्स को आपको लेना है और उसके अंदर उन फंड्स को लेना है जहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी कंसिस्टेंट हो। और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी कैसे देखेंगे आप? एक तो फंड के बेंचमार्क्स है, दूसरा जो पीयर ग्रुप है यानी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, उनकी एवरेज के मुकाबले में आपके इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको देखनी है सही फंड का चुनाव करने के लिए। एसआईपी करते वक्त ओके, और सही फंड के चुनाव के वक्त। अब एसआईपी सिर्फ करना जरूरी नहीं है, एसआईपी बढ़ाना भी जरूरी है। तो एसआईपी बढ़ाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कितने परसेंटेज से कितने देर में आपको एसआईपी बढ़ानी है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। एसआईपी बढ़ाओ, मुनाफा कमाओ। आज हम बात करें हेमंत रुस्तगी से, उनसे समझ रहे हैं एसआईपी सिर्फ करना जरूरी नहीं बल्कि उसको समय दर समय बढ़ाना भी जरूरी है। यहाँ पर हेमंत जी, अब क्योंकि बारी आती है समझने की कि एसआईपी, आपने बोला कि एसआईपी क्यों जरूरी है। आप जितना जल्दी एसआईपी की शुरुआत करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी के लिए सही फंड कैसे होने चाहिए ये हमने समझा। एक और बात, एसआईपी के लिए फंड कितने होने चाहिए। अब सिर्फ एसआईपी क्योंकि करनी है, मानिए मुझे 10,000 रुपए निवेश करने हैं और 2,000 रुपए के 8 फंड मैंने ले लिए, एक ही फंड हाउस के बहुत सारे फंड ले लिए, एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड ले लिए। ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि निवेशक कर बैठते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने एसआईपी, उनको एसआईपी करनी है। अब एसआईपी के लिए फंड कितने होने चाहिए, पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बताइए। आई थिंक स्वाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये चैलेंज समय समय पे फेस करना पड़ता है। ये दुविधा हमेशा दिमाग में रहती है कि कितने फंड होने चाहिए, ऐसा क्या नंबर है जो आइडियल है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। देखिए, कोई भी आइडियल नंबर नहीं है। हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि बहुत सारे जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत कीजिए, क्योंकि उसका फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो आपको मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा जब आप ज्यादा फंड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मिंग फंड है आपकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल कहीं पुल करते हैं। सवाल वही होता है कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हों। देखिए, जब हम फंड्स की बात करते हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमारे गोल की बात करते हैं। मैं जैसे एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं इक्विटी के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए, तो मेरा अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए है, तो मैं 3 या 4 फंड रखूँ उसके लिए, क्योंकि मेरा पैसा जो है इक्विटी में जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 ही फंड होंगे, क्योंकि मेरे जो गोल्स हैं दूसरे, जो मिड टर्म के जो गोल हैं, जहाँ पे मैं हाइब्रिड फंड कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो अलग कैटेगरी है, उसके फंड्स अलग होंगे। शॉर्ट टर्म का अगर मैं कर रहा हूँ 2-3 साल के लिए, तो मेरे वो फंड्स अलग होंगे। और अगर मेरे पास मान लीजिए कोई पार्किंग ऑफ फंड है, तो मैं लिक्विड फंड में डाल रहा हूँ, या अगर मैंने फिक्स मैच्योरिटी प्लान में डाला तो मेरे वो अलग फंड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड होने चाहिए। हम हमेशा जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हम हर गोल की बात करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए, जैसे आपने एग्जांपल दिया, हमने तो ऐसे फंड, ऐसा भी पोर्टफोलियो देखे हैं जहाँ पे 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए और 10 फंड है आपके पास 1-1 हज़ार के। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। आप वही चीज 3 या 4 फंड या 3 फंड से भी अचीव कर सकते हैं। एक, जैसे मैंने कहा, लार्ज एंड मिड फंड लेके, एक फ्लेक्सी कैप फंड लेके, और मे बी अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो एक मिड कैप फंड लेके। क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यानी आप 5,000 भी इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा 30 या 40 या 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। उसके अलावा 10 या 15 सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, तो उसको ओवर डाइवर्सिफाइड मत कीजिए। उस चीज को आप अवॉइड कीजिए। हर गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आप उसको मॉनिटरिंग कर सकें, ताकि कहीं भी आपकी ओवरलैपिंग नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए ज्यादा फंड हो गए हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोशिश कीजिए उनको कम करें। इस तरीके से कम करें कि आप टैक्सेशन को देखें, इस तरीके से कम करें कि आप देखें कि आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का बायस थोड़ा सा लार्ज कैप पे होना चाहिए। मे बी अराउंड 60% पैसा जो है लार्ज कैप पे है और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में। इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, फंड्स ज्यादा ना हो, कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो हो, उसको मॉनिटर करना बहुत आसान। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं, वो ये है कि सिर्फ एसआईपी करना ज़रूरी नहीं, उसको बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो एसआईपी बढ़ाने का जो एक रूल या फॉर्मूला हम कह सकते हैं वो क्या हो,
जिससे कि हमारा गोल, ना सिर्फ हमारा गोल हम अचीव कर पाएं बल्कि कुछ वेल्थ भी तो क्रिएट कर पाएं। जी बिल्कुल, आई थिंक इम्पोर्टेंट है। देखिए दो एस्पेक्ट हैं इसके इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जैसा मैंने कहा, अगर मान लीजिए आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, आपकी रिटायरमेंट के लिए आपका जो गोल है, मे बी आपको लगता है कि हम 5000 या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो मेरा पोर्टफोलियो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो कभी-कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं कि चलिए मेरा 1 करोड़ का टारगेट है, मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मेरा टारगेट वहां पहुंच जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास कैपेसिटी और पैसा इन्वेस्ट करने की, हम पैसा वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो आपने 1 करोड़ का टारगेट रखा होगा, शायद वो पूरा ना हो। दूसरी बात, अगर रिटायरमेंट के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है। उस समय पे जब आपकी इनकम नहीं है, उस समय पे जो आप जो करना चाहें, जो दिल आपका करे, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है कि अगर आप कोशिश करें कि हर साल अपनी एसआईपी को, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि 10% से आप अपना एसआईपी को बढ़ाइए। आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, उसके साथ-साथ कुछ हिस्सा जो है आप उसमें वहाँ पे एडिशनल डालिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप एंश्योर कर रहे हैं कि बाद में आपको ज़्यादा पैसा मिले। दूसरे, आज भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत फाइनेंशियली तकलीफ हो रही है। इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही मैजिकल हो सकता है इस वक़्त। ये मतलब अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर आप 5000 की एसआईपी करते हैं और अगर इक्विटी का आपने पोर्टफोलियो बनाया 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो मान लीजिए 10 साल में आपको 12 लाख मिलता है और 15 साल में आपको 25 लाख मिलता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ मैं, और 20 साल के बाद आपको 50 लाख मिलता है। यही अगर आप पैसा 10% अपना एसआईपी का बढ़ाते रहें, तो अगर आपको 10 साल का हो तो आपको 17 लाख मिलता है। अगर आप 15 साल देखें तो 44 लाख मिलता है। पहले आपको 25 मिल रहा था, यहाँ पे 44 लाख मिल रहा है। और अगर 20 साल आप इसको कंटिन्यू करते हैं, 5000 प्लस 10% एडिशनल एसआईपी हर साल, तो 50 लाख की जगह आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल में सिर्फ 10% पैसा बढ़ाने से और अपने टाइम होराइजन से कमिटेड करने से आपका जो कॉर्पस है वो डबल हो गया। तो मुझे लगता है इस चीज पे हर इन्वेस्टर को वो कितना ध्यान बढ़ाया देना है? चाहिए। कितना बढ़ाया जाए वो डिपेंड बिल्कुल, करता है मतलब आपकी 20 साल में 1 करोड़ कमाने का, वाकई 20 साल में 1 करोड़ कमाने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अपनी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाते चलिए, वो एक बेहतरीन तरीका है। शो के अंत में मैं आपसे निवेशकों के लिए कुछ फंड रिकमेंडेशन लेना चाहती हूँ। जैसा आपने बताया कि कौन से फंड में निवेश करना एक नए निवेशक के लिए सही है, थोड़ा रैपिडली करेंगे। जी, कुछ फंड्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे लार्ज कैप ओरिएंटेड बायस थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो देखें। जैसे यूटीआई का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई फोकस और मिराई फोकस देख सकते हैं। लार्ज और मिड कैटेगरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड है और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है। तो वो जो इन्वेस्टर है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अगर वो थोड़ा सा एलोकेशन अपने मिड कैप में बढ़ाना चाहें, तो कोटक इमर्जिंग, एक्सिस मिड कैप और यूटीआई। इस तरह के फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड, अच्छे क्वालिटी पोर्टफोलियो। ऐसे फंड या तो ऐड कीजिए या तो शुरुआत कीजिए। और जैसा हमने पहले जो भी डिस्कस किया, अगर आप उसको फॉलो करें, तो लगता है सुनने में ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरा पोटेंशियल जो एसआईपी का आपको मिलना चाहिए, पूरा पोटेंशियल जो आपको एसेट क्लास का मिलना चाहिए, वो आपको मिल सकता है। तो एसआईपी के इस जादू को अगर आपको बरकरार रखना है, इस मैजिक को आगे बढ़ाते रहना निवेश में, तो एसआईपी का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और वो हमने काफ़ी बेहतर ढंग से आज अपने शो में समझा हेमंत जी के जरिए। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए। आज इस शो में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।